नमस्कार। किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अत्याचारी बहू। जानकी जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को निहारते जा रही थी और अपने पति के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रही थी। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती जा रही थी। पति के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जानकी जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा अमित भी जल्दी ऑफिस चला गया था। जानकी जी ने अपनी बहू को कहा, बहू ज़रा अमित को फ़ोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। जानकी जी के इतना कहने की देर थी कि उनकी बहू सुनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। माँ जी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज़ करती नहीं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर जानकी जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गई। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से जानकी जी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। लेकिन बहू से कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठी और रसोई में खाना डालने लगी। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि सुनीता ने रास्ते में उन्हें टोका और बोली, यह क्या माँ जी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुनीता ने माँ जी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पती हुई जानकी जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जानकी जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक न गया। शाम को जब उनका बेटा अमित घर पर आया तो उसने पूछा, माँ क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? जानकी जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो अमित बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ही जानकी जी कुछ बोलने को हुई तभी उनकी बहू सुनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। जानकी जी वहीं चुप हो गई। माँ, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? अब अमित ने अपनी माँ से जानना चाहा। बेटा, वह मैं कह रही थी कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे माँ, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने सुनीता को दे दी थी। सुनीता, तुमने माँ को दवाई क्यों नहीं दी? अमित ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुनीता दौड़कर आई और बोली, जी मैं वह काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। माँ जी ने भी मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह अमित उठा तो उसने देखा रसोई घर में माँ बर्तन धो रही है। अमित ने कहा, माँ आप यह क्या कर रही हैं? तो जानकी जी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। यह सुनकर अमित चुप हो गया। जब अमित तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनीता जानकी जी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रही थी और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकती थी? दिखाना ज़रूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर जानकी जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी दे दो। कहते हुए जानकी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए जानकी जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी
और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर सुनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। जानकी जी अपने पति की तस्वीर को देखने लगी और बोलने लगी, देख रहे हो जी, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनके पति को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानती हैं कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली। खैर, 2 दिन की भूखी थी तो जानकी जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़ी। अगले दिन सुबह जानकी जी अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे माँ, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए अमित ने सुनीता को आवाज़ लगाई और कहा, आज माँ को लेकर जाना, उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। सुनीता ने अमित के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन अमित के जाते ही ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। माँ जी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाती हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अमित से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करती हूँ। जानकी जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रही हैं जैसे महारानी को ऑफिस में बैठना है और काम करना है, जिसके लिए चश्मे की ज़रूरत है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम में भेज दूँगी, फिर मुझे मत कहना। जानकी जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुंह से रोज़ रोज़ यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादी जी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। यह सुनते ही सुनीता ने प्रिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह सब बात? खबरदार, आज के बाद अपनी दादी जी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर जानकी जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी जिंदगी से जानकी जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाती थी कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती थी और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहती। एक दिन जब अमित अपने ऑफिस चला गया और प्रिया अपने स्कूल चली गई, तो सुनीता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। बहुत सोच विचार करके जानकी जी बिना किसी को बताए घर से चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुनीता जब वापस आई तो देखा माँ जी घर पर नहीं थी। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन माँ जी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चली गई माँ जी? आज आने दो उन्हें। खैर, आज उनकी खैर नहीं, ज़्यादा मनमानी करने लगी हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर आ गई और अमित के आने का समय हो रहा था, लेकिन जानकी जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि अमित तो आते ही माँ जी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। अमित के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोचकर सुनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर माँ जी की जिम्मेदारी तो अमित ने उसे ही दी थी। अमित सुनीता पर पूरा विश्वास करता था और सुनीता भी अमित के सामने माँ जी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी। लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब अमित ऑफिस से आया तो वह जानकी जी के कमरे में गया और जानकी जी के ना मिलने पर सुनीता से उनके बारे में पूछा। सुनीता कांपते हुए बोली, वह आज माँ जी पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वह किटी पार्टी में गई थी।
अमित गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए अमित जानकी जी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। अमित ने जानकी जी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि माँ जी अपना घर छोड़कर निकल गई हैं, तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे सुनीता माँ जी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी। बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना दी जाती थी। यह सुनकर अमित पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वह पल याद आने लगे जब माँ जी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर कहते कहते बीच में रुक जाती थी। शायद सुनीता के डर के कारण ही माँ जी कुछ बोल नहीं पाती थी। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपनी माँ की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए अमित माँ की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि माँ जी अपने गांव जाने के लिए निकली होंगी और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगी। अमित दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे माँ जी कहीं नहीं दिखी। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि माँ जी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठी हुई हैं और लगातार रोए जा रही हैं। उन्हें रोता देखकर अमित को अपने दिल पर लाखों छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो माँ जी कभी रानी की तरह रहा करती थी, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गई हैं। अमित भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जानकी जी भी अपने आप को संभाल न पाई और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। माँ, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थी, यह मैं भी जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे साथ घर चलिए। अमित अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा, तो जानकी जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अमित नहीं माना और किसी तरह माँ को मनाकर घर वापस ले आया। घर आते ही सुनीता को देखकर अमित का खून खोल गया। अमित ने सुनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर अमित को नहीं रोका। अमित का गुस्सा देखकर सुनीता के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज सुनीता को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपनी माँ को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरी माँ घर पर रहकर बहुत खुश है, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरी माँ को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अमित ने सुनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। अमित ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। जानकी जी बोली, बेटा, गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो, तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगी। नहीं माँ, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता।
अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो सुनीता होगी। सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोते हुए माँ जी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि बाबूजी के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करती होंगी। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जानकी जी बहू से बोली, बहू, अमित मेरा इकलौता बेटा है और मैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। देख निर्लज्ज, मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता माँ जी के कमरे में आई और बोली, माँ जी आपकी चाय। चाय रखकर सुनीता ने माँ जी का आशीर्वाद लिया। आज माँ जी अपने पति की तस्वीर के सामने सुकून से बैठी थी और खूब सेवा करवा रही थी। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। भगवान हर माता पिता को अमित जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या हर बेटे को अमित जैसा होना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।